बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर। DITeducation.com यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूं। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में आज हम टॉपिक नंबर या मॉड्यूल नंबर 59 से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 59 जो है ये नेटवर्किंग और इंटरनेट के ऊपर मुश्तमिल है। इससे पहले जो हमने मॉड्यूल्स पढ़े हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल हमने पढ़ लिया। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन का मॉड्यूल पढ़ लिया। डाटा मैनिपुलेशन में से भी आपको असाइनमेंट आई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी आपको असाइनमेंट आई थी। तो अब ये ग्रैंड क्विज के हवाले से ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो एग्ज़ाम सिस्टम होता है उसमें ये चीज़ें फीड होती हैं कि जो जो कोर्स का वो पोर्शन जो असाइनमेंट्स में कवर नहीं होता उसमें से जो क्वेश्चंस की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, और जो चीज़ें असाइनमेंट्स में कवर हो चुकी होती हैं उनमें क्वेश्चंस की तादाद जो है वो ज़रा कम होती है। ये नहीं है कि शुरू के लेक्चर्स में से नहीं आते क्वेश्चंस, लेकिन जो रेशो होती है वो कुछ इस तरह से सेट की जाती है। तो इस एतबार से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पोर्शन जो था वो ज़रा मुश्किल था, इसीलिए असाइनमेंट भी उसकी काफ़ी टफ थी जो आप लोगों को फील हो रही थी। और ख़ास तौर पे CS 101 को पढ़ने वाले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स का ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है और वो उनको इंट्रोडक्शन के एतबार से पढ़ना पड़ रहा है। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे मॉड्यूल नंबर 59 से हम स्टार्ट करते हैं जी। इसमें नेटवर्क और इंटरनेट है और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। हमारे पास 60 जो मॉड्यूल है ये भी इंटरनेट के ऊपर और नेटवर्क्स पर ही मुश्तमिल है। 61 भी इसी पर मुश्तमिल है, 62 भी है, और इसी तरह 63 है, 64 है, और 65, इसी तरह 66 है, 67 है, ठीक है जी, और 68 है, 69, और 70, 71, और 72 से जो है वो फिर HTML लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी ये 71 तक होगी, जिसके अंदर हम नेटवर्क्स और इंटरनेट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और 72 से आगे फिर HTML की कोडिंग का मरहला शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह अलहदा से जो है वो मैं वीडियो भी बनाऊंगा और उसके ऊपर अलहदा से सेशन करूंगा। जी, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे जी कि नेटवर्क जो है इज अ कलेक्शन ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू एंड कैन शेयर देयर रिसोर्सेज। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इस तरह मिल जाते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करना शुरू कर देते हैं तो उस वक़्त वो एक नेटवर्क बन जाता है। वो चाहे वायर से कनेक्टेड है, वो चाहे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, चाहे वो वाईफाई से कनेक्टेड है, बस वो कनेक्टेड हैं और आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है और बाकी कंप्यूटर उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं तो ये भी शेयरिंग है। अगर एक मोबाइल है उसके ऊपर नेट चल रहा है और बाकी सारे हॉटस्पॉट से उसके साथ कनेक्ट होके उसके नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं तो ये भी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है। और दो मोबाइल का हॉटस्पॉट के ज़रिए जुड़ जाना, दो मोबाइल्स का नेटवर्क के ज़रिए ब्लूटूथ के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो जाना, और दो मोबाइल्स का शेयर इट ऐप के ज़रिए आपस में कनेक्ट होकर डाटा को एक्सचेंज करना, ये नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क की डेफिनेशन में दो कंप्यूटर्स का होना, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होना ज़रूरी है। दो से ज़्यादा हो सकते हैं, दो से कम का कभी कोई नेटवर्क नहीं बनता। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स जो हैं वो चार हैं हमारे पास। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ये चारों जो हैं ये अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री की वजह से हैं। मसलन पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये चंद स्क्वायर फुट्स के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल होता है, यानी आप ये कह सकते हैं ऐसा नेटवर्क जो 20-30 फुट के ऊपर जो है ना वो पड़ा होता है, ये हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके पास हमारे पास डेफिनेटली
इसका कोई ना कोई एरिया, कोई ना कोई लिमिट जो है, मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था, तो 30 फुट तक आमतौर पे लिखा होता है कि जो एरिया होता है 10 मीटर्स, ये लिखा हुआ है जी, ये देखें एक जगह पे कि ये 10 मीटर्स के ऊपर आमतौर पे मुश्तमिल जो होता है, विद इन 10 मीटर्स, ये हमारे पास जो है ये नेटवर्क जो है ये कहलाता है। ये देखें जी, पर्सनल एरिया ज्योग्राफिकल एरिया नेटवर्क है जी, ऐसा विच इज विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर जो है, ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा जो हमारे पास होता है ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं जी, बात करें दूसरे नेटवर्क की, तो दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग की बात होती है, एक ऑफिस की बात होती है, ये तकरीबन 500 मीटर, 100 मीटर से लेकर 500 मीटर के अंदर तक का जो नेटवर्क होता है, एक कॉलेज है उसके अंदर बना हुआ नेटवर्क, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस जो बना हुआ नेटवर्क है। ये इसका मतलब नहीं है लोकल एरिया नेटवर्क्स के डिवाइसेस इतने स्ट्रांग हैं कि 1 किलोमीटर से लेकर 3-4 किलोमीटर तक भी ये डाटा और ये नेटवर्क बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक लिमिटेड है। इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो यूज़ होता है कि लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। पैन इज अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, टिपिकली इन अप टू फ्यू मीटर्स है। लैन नॉर्मली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर इज द बिल्डिंग या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैन। मैन जो होता है ये इंटरमीडिएट होता है और ये एक शहर तक, मेट्रो जो लफ्ज़ नहीं होता मेट्रो, वहाँ से ये जो है वो लिया गया है। तो मेट्रो से मुराद हमारे पास होता है विद इन अ सिटी। और जब हम बात करते हैं वैन की, तो वैन का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जिसकी कोई हद नहीं होती। असल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क और जो होता है इसकी लिमिटेड जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की विद इन सिटी होती है, जैसे एक शहर के अंदर जो केबल नेटवर्क होता है, केबल टेलीविज़न, ये लैन नहीं है और ना ही ये वैन है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी कोई हद नहीं है। और इंटरनेट जो है, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। और एक बैंक की ब्रांच में कंप्यूटर नेटवर्क, एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बना हुआ एक कंप्यूटर लैब का नेटवर्क जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क की मिसाल होता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स के एतबार से, तो हमारे पास नेटवर्क्स की दो इकसाम होती हैं। ओपन नेटवर्क होता है और एक हमारे पास क्लोजर नेटवर्क जो है ना, क्लोज्ड नेटवर्क हमारे पास होता है, या जिसे हम प्रोप्राइटरी नेटवर्क भी कहते हैं। ओपन नेटवर्क्स डिजाइन फ्रीली सर्कुलेटेड एंड ऑफन ग्रो इन पॉपुलैरिटी टू द पॉइंट दैट ultimately prevail properties approaches whose applications are restricted by license fee and contract conditions। ऐसा नेटवर्क जो है जो पॉपुलर है, जिस तरह आज के सेलुलर नेटवर्क्स हैं या कुछ और नेटवर्क्स हैं, और उनको हासिल करने के लिए आपको कोई लाइसेंस्ड फ़ी पे करके आप उस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह जैज़ कम्युनिटी का हम हिस्सा बन गए, यूफ़ोन कम्युनिटी का हम हिस्सा बन गए। लेकिन क्लोज्ड नेटवर्क्स ऐसे नेटवर्क्स होते हैं कि जो बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं और आप में से कोई बंदा भी उस नेट का जो है वो हिस्सा नहीं बन सकता। इंटरनेट भी एक पॉपुलर ओपन सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल है कि जिसके ज़रिए आप सर्विसेज को के चार्जेस पे करते हैं और आप इंटरनेट कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है जी। ये ओपन नेटवर्क जो है ये ख़ास किस्म की प्रोटोकॉल के तहत बनता है जिसे TCP/IP कहते हैं। ये लफ्ज़ बार-बार आपके सामने आएगा। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये वो पहली प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं ये वजूद में आए थे। 1960 की दहाई के अंदर ये डेवलप हुई थी और इसे आरपा कंपनी ने जो है वो आरपा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA, आरपा था जिसने इसको डिज़ाइन किया था। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। 1960 के अंदर दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बनाने वाली ये कंपनी थी। अमेरिका की ये एजेंसी थी और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसे पैसे दिए थे। और जो यूएस वार थी रशिया के दौरान, रशिया के खिलाफ, उस वार के अंदर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने आरपा को ये टास्क दिया था कि वो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल बनाए, उनको आपस में जोड़ने के काबिल बनाए। तो जो पहला दुनिया का नेटवर्क बना था उसका नाम आरपा नेट था। और उसके लिए जो प्रोटोकॉल
आरपा ने डिजाइन की थी, वही प्रोटोकॉल आज तक चल रही है और उस प्रोटोकॉल का नाम था TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा हमारे पास आ जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी एक जो इंटरनेट होता है इसको फिजिकली हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इस लफ्ज़ के लिए एक ख़ास टर्म यूज़ की जाती है जिसे टोपोलॉजी कहते हैं। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। आप एक कंप्यूटर को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। मसलन आपने जोड़ना है ना कंप्यूटर्स को, ये 5 कंप्यूटर हैं, आप दरमियान में एक लाइन रखें, एक बड़ी तार बिछा लें, यहाँ से भी जोड़ लें, यहाँ से, और इस तरह जोड़ दें, तो इसे कहते हैं bus topology, physical arrangement of computer in which they are connected to each other is called topology। ये लफ्ज एक खास है, इसे नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स इज आल्सो बेस्ड ऑन टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क्स, जिसका क्या मतलब है, पैटर्न इन विच मशीन्स आर कनेक्टेड। टू आर मोर पॉपुलर टोपोलॉजीज जो हैं उसमें एक का नाम है बस टोपोलॉजी, एक बड़ी वायर बिछा दें, उसके साथ बाकी चीज़ों को कनेक्टेड कर दें। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ये जो आजकल लाइटिंग नहीं लगती, जो घरों के बाहर जो लाइट लग रही होती है, ये मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर लोग लाइटिंग करवाते हैं, तो वो एक ही तार के ऊपर मुख्तलिफ बल्ब जो हैं वो लगाए होते हैं या लाइटिंग की होती है। तो इस तरह जब आप कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो ये टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास बस टोपोलॉजी कहलाती है, जो 1990 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद इसके फ़ायदे और नुकसान थे काफ़ी सारे। अगर ये दरमियान वाली बस ख़राब हो जाती थी तो सारा नेटवर्क बैठ जाता था। फिर एक आया कि जिसके अंदर एक स्टार टोपोलॉजी का नाम जिक्र में आया। स्टार टोपोलॉजी क्या थी, 1970 के अंदर इसका आइडिया आया हुआ था। इसका आइडिया क्या था, यानी कि दरमियान में एक कंप्यूटर रखो और एक ख़ास किस्म का डिवाइस इसके साथ लगाओ जिसे एक्सेस पॉइंट, स्विच या राउटर कहा जाता है। ठीक है, और बाकी सारे कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट कर दिए जाएं, तो इस तरह एक स्टार्ड नेटवर्क बनता था। यानी एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, एक सेंट्रल डिवाइस होगा जिसके साथ बाकी तमाम डिवाइसेस जो हैं ये कनेक्टेड होंगे। तो अब यानी हर डिवाइस की अलहदा तार उस सेंट्रल कंप्यूटर या सेंट्रल एक्सेस पॉइंट, स्विच या राउटर, 3-4 नाम है जी इसके, स्विच भी इसे कहते हैं, राउटर भी इसे कहते हैं, हब भी इसे कहते थे। ठीक है, लेकिन इन तमाम का काम क्या है, दे आर यूज्ड टू मेक स्टार टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर सेंट्रली कनेक्टेड टू some other computer or a switch, hub or access point. So this type of physical pattern of computers are called network topologies। उसके बाद लफ्ज आता है नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल्स का। अब ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो फिजिकली इतने हिस्से पे बेस करता है, जो फिजिकली इतने हिस्से पे बेस करता है। आपने एक ये भी बात की कि कंप्यूटर का नेटवर्क जब बना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया। तो जो सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। खास किस्म का लफ्ज है, लेकिन ये ज़हन में रखना, ऐसा ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तारीफ में इसके यही लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू एक्सचेंज डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। लेकिन बेसिकली ये क्या हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स इनको बनाते हैं और ये नेटवर्क की एप्लीकेशंस हैं और कंपैटिबल हैं विद प्रोडक्ट्स एंड द वेंडर्स। यानी अगर वो प्रोडक्ट या डिवाइस बनाया हुआ है किसी और कंपनी ने तो वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स जो हैं ये हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं कि किस स्टैंडर्ड्स के तहत आपने नेटवर्क को बनाना है। बेसिकली दे आर रूल्स, दे आर सॉफ्टवेयर्स दैट आर यूज्ड। और जो सबसे मशहूर प्रोटोकॉल कौन सी है, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा आगे देखेंगे अगर हमारे इस कोर्स में और भी प्रोटोकॉल्स का जिक्र आएगा तो हम यकीनन देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, टोपोलॉजी से मुराद यही होता है जी कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर जो है ये आपके पास टोपोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखें जी एक प्रोटोकॉल और है, बस नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए
और कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है उसका नाम है CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्स कोलिजन डिटेक्शन, इसका मकसद क्या है? इसको समझना इस डायग्राम के साथ बिल्कुल आसान है, क्योंकि सेंट्रली एक डिवाइस होती है। ये कंप्यूटर अगर इसको डाटा भेजना चाहता है तो सबसे पहले ये देखता है कि जो मेन बस है, मतलब आप बस में अगर कभी कभी आप बस की बात करें, यानी डेवो टाइप जो बस होती है, अगर आप उसके अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि कोई और बंदा तो नहीं आ रहा। अगर कोई बंदा आ रहा होगा तो आप सीट से निकल के उस रास्ते पे नहीं जाएंगे और वेट करेंगे जब तक वो पाथ खाली नहीं हो जाता। और अगर एक से ज़्यादा लोग जो आएंगे तो डेफिनेटली वो कोलिजन वहाँ पे होगी। तो बस नेटवर्क्स के अंदर जो प्रोटोकॉल इस चीज़ को मैयर करती थी कि कैरियर को सेंस करना है कि फ्री है कि नहीं है, और अगर कोलिजन आ गई है तो कोलिजन को डिटेक्ट करना है, और अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो मल्टीपल उस बस को एक्सेस कर रहे हैं टू ट्रांसमिट द डाटा, तो वो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या रूल्स बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इस प्रोटोकॉल के अंदर लिखी जाती हैं, जिसका नाम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें वही बात लिखी होगी कि ये कंप्यूटर अगर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर, तो वो ये देखेगा कि सबसे पहले जो हमारी मेन बस है ये खाली है। अगर खाली नहीं है तो ये CSMA को रिक्वेस्ट करेगा और वो उस वक़्त तक इसके मैसेज को होल्ड करके रखेगा जब तक ये खाली नहीं होगी। ठीक है? जैसे ये खाली होगी तो फिर ये इसके ऊपर डाटा को सेंड करेगा और ये डाटा फिर तमाम के पास जाएगा। लेकिन जिसका होगा वो इसे रिसीव कर लेगा, बाकी आई एम सॉरी का मैसेज करेंगे और वो उसे रिसीव नहीं करेगा। इस तरह का जो मैकेनिज्म है ये CSMAD हमारे पास कहलाता है। जब आप नेटवर्क्स को कंबाइन करने की बात करते हैं, आपके पास एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, तो नेटवर्क को हम ऐसे ही नहीं कंबाइन कर सकते। नेटवर्क कम्बिनेशन के अंदर स्पेशल किस्म के डिवाइसेस यूज़ होते हैं, और जो डिवाइसेस इसमें यूज़ होते हैं उनके नाम हैं जी। एक डिवाइस हमारे पास रिपीटर है, एक का नाम ब्रिज है, एक का नाम स्विच है। डिस्टिंक्शन इनके दरमियान क्या है और ये किस किस तरह काम करते हैं, ये चीज़ आपने नोट करनी है और इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है? द सिंपलेस्ट ऑफ these is repeater, which is little more than a device that passes signals back and forth between two original buses using with some form of amplification। रिपीटर जो है इसका काम दो ऐसे नेटवर्क्स को जोड़ना है कि जो डाटा को एक दूसरे के साथ जब भेजते हैं तो वहाँ पर चांस ये बन जाता है कि वो डाटा वीक डाटा हो जाता है। केबल नेटवर्क के अंदर इसकी मिसाल आपको मिलती है। केबल नेटवर्क में जब आपने शायद कभी आपकी नज़र से गुजरा हो कि केबल वालों ने कुछ लोगों के घर में एक डिवाइस लगाया होता है जहाँ पे सिग्नल जाके कमज़ोर हो जाते हैं, रिजल्ट उनका ख़राब होना शुरू हो जाता है ना, तो वो फिर वहाँ पर एक डिवाइस लगाते हैं। उस डिवाइस को रिपीटर डिवाइस कहते हैं और उसको वो किसी के घर लगा देते हैं। फिर वहाँ से वो क्या करता है कि वीक सिग्नल्स को वो लेता है और उन सिग्नल्स को थोड़ा एम्पलीफाई करके, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना होता है, उनको थोड़ी पावर दे के वो आगे मज़ीद ट्रांसमिट कर देता है। ये हमारे पास रिपीटर होता है। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज जो है ये इज़ अ सिमिलर बट मोर कॉम्प्लेक्स देन रिपीटर। है ये सिमिलर, सिमिलर किस तरह से है कि नेटवर्क को कंबाइन करता है। ठीक है? यानी ये दो बसेस को आपस में जोड़ता है, ये तो होगी सिमिलैरिटी। लेकिन ये पास करता है तमाम मैसेज को अक्रॉस द नेटवर्क्स, यानी इसमें वो वाली फैसिलिटी नहीं होती कि जी इसने एम्पलीफाई करके जो है वो जो नेटवर्क्स हैं या जो स्विच जो डाटा है उसको इसने एम्पलीफाई करना है। बेसिकली ये दो नेटवर्क्स को आपस में जब आप जोड़ने की बात करते हैं तो उस वक़्त जो है ये उनको हेल्प आउट करता है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, मतलब ये लुक करता है कि एड्रेस कौन सा है। जैसे यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है रिपीटर की, तो ये आपके पास स्विच है, तो इसी तरह आपको यहाँ पे ब्रिज की तस्वीर, रिपीटर और ब्रिज की। लेकिन इसमें एक चीज़ जो डिस्टिंक्शन होती है वो यही होती है कि ईच मैसेज को फॉरवर्ड करता है मैसेज अक्रॉस द कनेक्शन ओनली व्हेन द मैसेज इज डेस्टिनेटेड फॉर ए कंप्यूटर और अदर साइड। यानी ये रिपीटर जो है इसे जो कुछ मिलता है ये उसे एम्पलीफाई करके दूसरी तरफ भेज देता है। लेकिन ब्रिज जो है ये देखता है कि क्या इसके अंदर दूसरे नेटवर्क का
एड्रेस मौजूद है, इसे दूसरे नेटवर्क पे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर उसे दूसरे नेटवर्क के ऊपर जाना चाहिए तो फिर वो उस सिग्नल को उस साइड पे पास करता है, अदरवाइज वो उसी सेम साइड के ऊपर जो है ना वो मैसेज को जो है ना वो सेंड बैक करता है और आगे मैसेज को नहीं जाने देता। तीसरा जो हमारे पास डिवाइस है कंबाइन करने के लिए वो स्विच है। स्विच इज एसेंशियली ब्रिज है विद मल्टीपल कनेक्शंस है, कनेक्ट सेवरल बसेस रेदर देन जस्ट टू। जैसे हमने बात की पहले भी कि एक स्विच के अंदर एक से ज्यादा नेटवर्क्स को जो है वो जोड़ा जा सकता है। अगर आप इसकी डायग्राम देखें, एक नेटवर्क का जो हमारे पास पोर्शन ये वाला है, एक नेटवर्क का पोर्शन जो है वो ये वाला है और एक नेटवर्क का पोर्शन ये है। तो ब्रिज एंड रिपीटर कैन कनेक्ट ओनली टू नेटवर्क्स, two buses, while switch can connect multiple networks at the same time. This is difference between switch, repeater and the bridge, but all these three devices are used to combine similar or dissimilar or different type networks to make a combination of networks. उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट में और नेटवर्क में हमारे पास यही फर्क है कि इंटरनेट जो है ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। यानी आमतौर पे लोग समझते हैं शायद कि इंटरनेट का जो मुखफ़फ़ होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो ज़रा यहाँ पे देखते हैं जी गूगल के अंदर के इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, तो देखें क्या आता है जी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी ऐसे तमाम नेटवर्क्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो लोग इसे कहते हैं कि ये दैट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ वेब, यानी ऐसा नेटवर्क जो दूसरे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, ऐसे नेटवर्क को हम इंटरनेट का नाम देते हैं। यहाँ पर भी अगर आप अपने हैंडआउट्स में देखें तो क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली बिल्ड्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क्स का नेटवर्क जब बनता है तो ये हमारे पास इंटरनेट कहलाता है। और इसकी इब्तदा भी जो है वो 1960 जब नेट बना था, फिर नेट से ये बढ़ता 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 जो है, यानी नेटवर्किंग जब आ गई दुनिया में कि नेटवर्क बन चुका है, उसके बाद फिर वो नेटवर्क जो है वो फैला, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चला गया, फिर वहाँ से फैला तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में चला गया और उसके बाद जो है वो फैलता फैलता इतना जेनेरिक हो गया कि आज वो दी इंटरनेट बन चुका है, रिटन एज अपर केस आई और रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ है। और जो स्पेशल किस्म के डिवाइसेस इसके अंदर यूज होते हैं उन्हें हम राउटर्स कहते हैं। ठीक है जी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं बेसिकली ये, यूज्ड फॉर फॉरवर्डिंग मैसेजेस। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स होते हैं। जो आपके घर में लगा हुआ एक पीटीसीएल राउटर है वो भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि चार लोग अगर नेट को यूज़ कर रहे हैं तो उस राउटर के थ्रू ही वो डाटा जा रहा है कि एक का डाटा जो है वो दूसरे के पास चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इंतहाई इंटेलिजेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा इनका जो काम है, टास्क ऑफ ए राउटर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिपीटर, ब्रिजेस एंड स्विचेस, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रिजेस वगैरह कनेक्ट करते थे। राउट जो होता है, राउटर जो होता है ये रूट करता है, ये जो जब इसके पास डाटा जाता है तो ये उसका रास्ता भी मुतय्यन करता है। जिस राउटर के पास इंटरनेट का डाटा जाता है पैकेट्स की सूरत में, वो वहाँ पर से बैठ कर देखता है कि इसने तो फलां अमेरिका के अंदर एक सर्वर है जहाँ पर इसने डाटे को लेके जाना है, तो फिर ये वहाँ पर हर राउटर कैलकुलेट करता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन हिम इटसेल्फ, उसके दरमियान और उस राउटर के दरमियान जहाँ तक उसने जाना होता है। तो फिर यानी ये सिर्फ और सिर्फ डाटा को ट्रांसमिट नहीं करता बल्कि मल्टीपल रूट्स इसके पास होते हैं, उनमें से शॉर्टेस्ट रूट को सेलेक्ट करता है और पैकेट्स को उस रूट के ऊपर भेज देता है। और कभी कभी ये ऐसे भी करता है, बल्कि अक्सर नहीं, इसकी वर्किंग में ये शामिल है कि ये एक से ज़्यादा रूट्स के ऊपर मल्टीपल पैकेट्स को भी भेज देता है। यानी एक ही वक्त में आपका डाटा जो है वो एक से ज़्यादा पैकेट्स के ऊपर एक से ज़्यादा पाथ के ऊपर जो है वो जा रहा होता है। ये सारे काम ये करता किस तरह है, हर राउटर के पास एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है जिसके अंदर राउटर का पूरा नॉलेज, उसकी डायरेक्शन,
उसके मैसेजेस और डेस्टिनेशन एड्रेसेस पड़े होते हैं। यानी आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है इसे पता है कि मैं फलां एक्सचेंज के राउटर से कनेक्टेड हूँ। जब उसके पास डाटा जाता है तो वहाँ से पाकिस्तान के अंदर जितना नेट चलता है ये सारा नेट डाटा जो है ये इकट्ठा होता है और ये सारे पॉइंट्स जाके एक गेटवे से कनेक्टेड होते हैं और उस गेटवे से ये पूरी दुनिया के नेटवर्क में जाके दाखिल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के इंटरनेट का जो गेटवे है ये हमारे पास कराची के अंदर मौजूद है। वहाँ पर सारा डाटा कराची में जाता है और उस गेटवे से वो फिर इंटरनेशनल जो नेटवर्क है जो जो समुंदर के अंदर वो सबमरीन केबल है जो फिर पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। यानी उस मेन जो गेटवे है कह लें आप या जो इंटरनेट का है उसके अंदर जाके डाटा हमारा जो है वो चला जाता है जी। तो इसके पास एक पूरा टेबल मौजूद होता है जी, आप देख सकते हैं ये राउटर ये राउटर ये राउटर ये भी एक नेटवर्क है ये भी एक, तो ये सारे नेटवर्क्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। इंटरनेट की कोई भी लिमिट नहीं है जी कि उसमें वाईफाई नेटवर्क्स आते हैं या उसमें सैटेलाइट नेटवर्क्स आते हैं या किस तरह के नेटवर्क आते हैं। हर किस्म के नेटवर्क जो हैं वो उसके अंदर समा सकते हैं और उसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। इंटरनेट की जो दुनिया होती है इसके अंदर दो किस्म के कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनमें एक कंप्यूटर होता है क्लाइंट कंप्यूटर और दूसरा होता है सर्वर कंप्यूटर। यानी आप इंटरनेट की दुनिया से मुंसलिक हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। वो सर्विसेज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं। मसलन प्रिंट सर्वर जो होता है ये प्रोग्राम्ड होता है और प्रिंट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। वेब सर्वर जो होता है ये वेबसाइट्स को नशर कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह फाइल सर्वर जो होता है ये फाइल्स की डाउनलोडिंग अपलोडिंग वगैरह को हैंडल करता है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है ना वो इंटरनेट के आर्किटेक्चर हैं। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है और एक पीयर टू पीयर मॉडल भी होता है, पी टू पी हम इसे कहते हैं। पीयर टू पीयर में दो सिस्टम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा जो मॉडल होता है वो पीयर टू पीयर कहलाता है। लेकिन ऐसा मॉडल जिसके अंदर एक कंप्यूटर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे आप youtube.com की मिसाल ले लें। अब youtube.com जिस मेन कंप्यूटर से चल रही है, मैं यहाँ पे लफ्ज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, बाद में मैं ये कहूँगा क्योंकि वो एक ताकतवर तरीन कंप्यूटर होता है। हो सकता है यूट्यूब जो है वो सुपर कंप्यूटर के ऊपर चल रही हो, लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट से मुंसलिक है और वो सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं कर रहा बल्कि सर्विसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यानी वो कंप्यूटर जहाँ से हमें यूट्यूब की वीडियोस वगैरह आ रही हैं हम देख रहे हैं वो हमारा सर्वर कंप्यूटर है। और जो उसे यूटिलाइज कर रहा है, जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, मैं लैपटॉप में यूज़ करता हूँ, तो हम सारे के सारे उनके लिए क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो सर्वर्स होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। वेब सर्वर ऐसा सर्वर जो वेब की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रिंट सर्वर ऐसा सर्वर है जिसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो प्रिंट रिक्वेस्ट और को जो है वो क्लाइंट्स की प्रिंट रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उनको जो है ना वो हैंडल करता है, ठीक है जी। ये ज़रा एक डिफरेंट सा टॉपिक हो जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इससे मुराद हमारे पास ये होता है कि एक प्रोसेस जो होता है उसकी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर किस रेफरेंस में ये यूज़ किया गया है। बहरहाल ये आपके जहन में होना चाहिए क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, प्रिंट सर्वर क्या है और फाइल सर्वर आपके पास क्या होता है, जहाँ पर फाइल्स रिकॉर्ड्स डेटाबेसेस वगैरह, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का आजकल ज़माना है। तो जो कंप्यूटर्स क्लाउड के ऊपर डाटा वगैरह स्टोर कर रहे हैं, और मेल सर्वर भी होता है जैसे जीमेल का है। जीमेल अब मेल सर्वर पे चल रही होगी, जो गूगल ड्राइव है जो फाइल सर्वर के ऊपर चल रही होगी, ठीक है। और इसी तरह जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो हमारे पास फाइल सर्वर्स के ऊपर जो है ना वो चल रही होती हैं। ये सर्वर होता है और बाकी सारे क्लाइंट इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और पीयर टू पीयर जब दो कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं, आमतौर पे ये पीयर टू पीयर मॉडल जो है ये सर्वर्स के दरमियान होता है। यानी दो सर्वर आपस में कनेक्ट होते हैं। अब यूट्यूब इतनी बड़ी वेबसाइट है, फेसबुक है, गूगल है, ये एक सर्वर पे तो चल नहीं रही होगी। और ये बात जहन में रखिएगा, यहाँ पर मैं बता दूं
दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी हैं कि जो ज्यादा सर्वर्स के ऊपर एक ही वेबसाइट चल रही है, यानी जैसे यूट्यूब के पीछे हो सकता है लाखों सर्वर लगे हों और वो मिलकर एक सर्वर बन के जो है वो लोगों को यूट्यूब की सहूलत दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी है, इतनी छोटी छोटी वेबसाइट्स भी होती हैं कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर या एक ही सर्वर के ऊपर कितनी ही वेबसाइट्स जो हैं वो चल रही होती हैं। तो आपको आपके जहन में क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए पीयर टू पीयर नेटवर्क की भी और एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की भी आपके जहन में ये होनी चाहिए। उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं जी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लस्टर कंप्यूटिंग और ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये हमारे पास आ जाती है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि सम टाइम्स जो है वो हमारे पास सर्वर इतने ओवरलोडेड हो जाते हैं कि एक ही सिस्टम के अंदर एक ही किस्म की या मल्टीपल टाइप्स की चीज़ों को हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूट होकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी फिजिकली वो अलग-अलग होता है, ठीक है। मीनिंग द कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट्स दैट एग्जीक्यूट प्रोसेस एट डिफरेंट कंप्यूटर। यानी जैसे हम कह लेते हैं कि गूगल है, अब गूगल का जो सर्वर है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की हम बात कर लें, ऐसे सिस्टम्स जो फिजिकली अलग-अलग हैं, एक पड़ा हुआ है सिंगापुर में, एक पड़ा हुआ है मलेशिया में, लेकिन वो आपस में इकट्ठे होके एक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को, ऐसी इन्वेंट्रीज को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कहते हैं। मल्टीपल फिजिकली जो है वो मल्टीपल साइट्स एंड लोकेशंस के ऊपर पड़े हुए सिस्टम जब परफॉर्म कलेक्टिवली कर रहे होते हैं और वो नेटवर्क के जरिए ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसी तरह क्लस्टर कंप्यूटिंग भी इसी का नाम है, डिस्क्राइब ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है in which many independent computer work closely together to provide computation and services comparable to the large machine। ये बेसिकली आइडिया ये है, एक बड़ी मशीन, एक बड़ा कंप्यूटर लगाने की बजाय, यानी एक बहुत ताकतवर कंप्यूटर लगाने की बजाय ये मॉडल ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है कि छोटे छोटे, यानी एक सुपर कंप्यूटर लगाने की बजाय अगर 10 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगा दिए जाएं और 10 मेन फ्रेम्स कंप्यूटर को डिफरेंट लोकेशंस पे लगा के उनको नेटवर्क के जरिए जोड़कर एक कंप्यूटर बनाकर उससे सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च की जाएं, तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही है क्योंकि अलग जगह पे मौजूद है, लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट को हम क्लस्टर कंप्यूटिंग भी कहते हैं, जिसमें कलेक्टिवली वो एक बन के काम कर रहे होते हैं। और इससे यानी एक सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम होगी, उसी के मुकाबले में उतने ही पैसों से 10 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को क्लस्टर बना के जब उससे वही सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तो वो जो सर्विसेज होंगी उनकी जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। और ये यही कुछ लिखा हुआ है, ये देखें कि आपके पास हायर प्राइस सुपर कंप्यूटर्स की बजाय अगर हम लोअर जो है, अगर हम हाई सुपर कंप्यूटर लेंगे उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा, उसके पैसे भी ज्यादा, उसका खर्चा भी ज्यादा, उसके मुकाबले में अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ले लेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ले लेंगे जो कि सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर, लेकिन उनको कलेक्टिवली हम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जोड़ के एक बना लेंगे। समझ आ रही है? इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आपके पास जो है ना वो एक पूरी कॉलोनी है, उसको चलाने के लिए आपने एक बहुत बड़ा जनरेटर लेना है। अगर बहुत बड़ा जनरेटर लेंगे तो उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं और लहदा तमाम के जनरेटर्स चला लेते हैं, लेकिन उन जनरेटर्स को कंट्रोल करने का एक सिस्टम एक बना लेते हैं, तो ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी हो गया, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई और इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। इसके अंदर एक काम आपको करना पड़ेगा कि कौन सा क्लस्टर कितना काम करेगा, उनके दरमियान जो लोड है और वर्क लोड है उसे आपको ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग आल्सो जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ही होता है, इसमें लूजली कपल्ड क्लस्टर्स होते हैं। ये मुश्किल, मैं ये मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको समझा पाऊंगा, मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ समझाने की कि लूजली कपल्ड और
जो टाइटली कपल्ड क्या होते हैं, ऐसे क्लस्टर्स, क्लस्टर से मुराद अलग-अलग यूनिट, और क्लस्टर कंप्यूटिंग से मुराद अलग-अलग यूनिट मिलकर एक यूनिट बन के जो है वो काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लस्टर कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अगर तो वो क्लस्टर एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो वो लूजली कपल्ड या टाइटली कपल्ड के जुमरे में आते हैं, ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग ये कहता है कि वो लूजली कपल्ड है, यानी उनकी एक दूसरे पे टास्क को अकॉम्प्लिश करने की जो रेशो है वो कम है, एक इंडिपेंडेंटली सारा कर सकता है। हाँ, उसे जरूरत पड़ती है तो वो दूसरे सर्वर से कुछ प्रोसेसिंग का पार्ट करवाता है, लेकिन दे आर नॉट हाईली कपल्ड, मतलब कि ज्यादा इंटरेक्शन उनके दरमियान नहीं है, बहुत कम है। जितनी इंडिपेंडेंस उनके दरमियान आती है, दैट इज नोन एज लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड। ठीक है जी, ये चीज हमारे पास आ गई। और यही डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्ड जो है, फिर ये आज के नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो चेंज हो गई है, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जिस तरह हर मुल्क, हर इलाके के बादल अपने अपने होते हैं, वेयर ह्यूज पूल्स ऑफ शेयर्ड कंप्यूटर ऑन नेटवर्क्स कैन बी लोकेटेड बाय यूज ऑफ क्लाइंट नीड एज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। पूल का लफ्ज आ गया, पूल से क्या मुराद होती है, एक से ज्यादा चीजों का इकट्ठा हो जाना जरूरत की बुनियाद के ऊपर। ये देखें जी, आप यहां पर लिखें जी कि google.com, ये लिखें खुद ब खुद, आप ना लिखें साथ में पीके, ये मैंने पीके नहीं लिखा। जैसे ही मैंने, ये देखें जी, मैंने पीके को मिटा दिया है और मैंने एंटर किया है, तो आप देखें जी कि जैसे ही मैं यहां पर कोई चीज सर्च करूंगा, अब इसका रिजल्ट हमारे पास है। तो इसी तरह जब मैं google.com.pk खोलता हूं तो उस वक्त मेरी सर्चिंग जो है वो मेरे क्लाउड में हो रही है, क्योंकि ज्यादातर डाटा जो है वो पाकिस्तानी इस क्लाउड से सर्च करते हैं। तो क्लाउड से मुराद यहाँ पर डिफरेंट पूल्स हैं, किनके, शेयर्ड कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर शेयर्ड पड़े हुए हैं, उनको के जरूरत के मुताबिक अलग-अलग जो हैं वो क्लस्टर बने हुए हैं, एज पर द नीड ऑफ यूजर एंड एज पर द नीड ऑफ डाटा। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटर्स एंड क्लाउड। जो है ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जी, ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको हो सकता है कि इसकी समझ जो है वो आ जाए। जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैं इसको समझाने में कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ जी। तो ठीक है जी, यहाँ तक हम इसको डिस्कस करते हैं जी, जो मॉड्यूल नंबर 64 है। इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो शुरू करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।